नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। खबरों की शुरुआत जरूरी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 5 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री 17,600 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही शिलान्यास भी करेंगे। पीएम सुबह करीब 11 बजे राजस्थान के जोधपुर जाएंगे। यहां वो एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे, जिसे 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही जोधपुर आईआईटी देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एमपी के जबलपुर में आदिवासी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी एमपी राजस्थान का दौरा करेंगे। साथ ही साथ बड़ी सौगात यहां के लोगों को प्रधानमंत्री देंगे। 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्र को आईआईटी जोधपुर भी आज प्रधानमंत्री मोदी सौंपेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज 2 जगह छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है दौरे को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले अगर हम 10 दिन की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले वो जयपुर में आए थे, फिर चित्तौड़, और आज जो है तकरीबन जोधपुर में उनका दौरा है। और कई ऐसी सौगातों का पिटारा खोलेंगे। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की सौगातें राजस्थान को दी जाएगी, जिसके अंदर एम्स हॉस्पिटल है, कुछ रेल मार्गों का दोहरीकरण है। वो तमाम चीजें लोगों के सामने दी जाएगी, जिससे कि क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर वोटरों को लुभाने के लिए और उनको लुभाने के लिए जो है जो भी भरकस प्रयास किए जा सकते हैं भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है। और जो अगर हम देखा जाए कि राज्य की जो कांग्रेस सरकार है उसकी योजनाओं के आगे बीजेपी अभी नतमस्तक है, तो उसको देखते हुए मोदी क्या क्या योजनाएं लॉन्च करते हैं ये तो अभी कुछ देर बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, वोटरों को लुभाने के दोनों ही पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। बिल्कुल मनोज, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से दौरे को लेकर किए गए? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस अभी कल का ही अगर वाक्य की बात करें तो राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश के आगे भी लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। तो साफ तौर पे प्रशासन ने जो है पुख्ता के इंतजाम किए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा जो है एसपीजी के पास होता है। साथ ही स्थानीय पुलिस की तरफ से पास इशू किए गए हुए और एक घेरा बनाया गया सुरक्षा का, क्योंकि सरकारी प्रोग्राम होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सभा का भी आयोजन किया जाएगा। तो उसको देखते हुए जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा जांच करने के बाद ही पंडाल में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। और पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात है। और खासकर जो दिल्ली से जो एसपीजी आती है उनकी तरफ से भी सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल मनोज, चुनावों में कुछ ही समय बाकी है। विधानसभा चुनाव साल के अंत में ही होने हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने बड़े चेहरों पर दांव खेला है। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजनीतिक एक ऐसा गलियारा है जहां पे सब कुछ जायज है। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो सिर्फ क्योंकि बीजेपी के पास एकमात्र चेहरा है। राजस्थान के अंदर में भी तमाम बहुत नेता है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो अशोक गहलोत है कि कांग्रेस के सामने अब मोदी को डायरेक्ट उतरना पड़ रहा है। नहीं तो आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री के सामने प्रधानमंत्री की क्या वो रहती है, लेकिन क्योंकि टक्कर जो है वो अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी के अंदर में, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो योजनाएं दी है वो योजनाएं आम जनता तक पहुंची है। जो अशोक गहलोत ने जितने भी, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर मेडिकल की जो सुविधा राजस्थान में दी गई है वो शायद कहीं और होगी, तो आम जनता को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा तो नजर आ ही रहा है। क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों के अंदर में आम जनता को केवल ये सोचना है कि हमें फायदा कौन दे सकता है। हमें सत्ता के गलियारों में वो सरकार नहीं चाहिए जो हमें टैक्स करे, क्योंकि आप यही जनता महंगाई से भी त्रस्त होकर आई है। टमाटर 200 रुपए किलो भी खाएं तो जनता समझदार हो गई, जनता देखेगी कि भाई मेरा फायदा कौन कर सकता है। और क्योंकि फायदे पे ही पूरी राजनीति डिपेंड करेगी कि वो बीजेपी को वोट देती है या कांग्रेस को वोट देती है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दा विहीन है, मुद्दे नहीं है, इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल मनोज, राजस्थान में एक रिवाज रहा है, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। इस बार कांग्रेस की सरकार है, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी रणनीति बदलकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, ये रिवाज बदलेगा? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि हर साल 5 साल के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी का रिवाज होता है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पे कहा था कि हम 156 सीटें लेके आएंगे, लेकिन वो रिवाज टूटा और कांग्रेस की सरकार आई।
क्योंकि राजस्थान में ये रिवाज तो बनता हुआ आ रहा है कि अगर हम विकास के मुद्दे पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो शायद ही कोई पार्टी आज तक जीत पाई हो। लेकिन आज अगर हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से आम जनता को फायदा पहुंचाया है और जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी पौने 5 साल तक सड़कों पे नहीं उतरी, आम जनता के बीच में नहीं गई। तो उसको देखते हुए क्या, कांग्रेस के पास में एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोबारा चुनाव जीतने का। जो 156 का नारा पिछली बार बीजेपी के पास था, वो इस बार इनके पास, कांग्रेस के पास नारा है कि 156 सीट हम जीत के लेके आएंगे। क्योंकि कांग्रेस भी अपने अंतर कलह से जूझ रही है, कभी सचिन पायलट को लेकर तो कभी बगावत को लेकर, और बड़े बड़े नेताओं में भी कई बार बयानबाजी हुई है, लेकिन उसका बीजेपी फायदा नहीं उठा पाई। और वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे को जिस प्रकार से बीजेपी ने भी दरकिनार किया है, क्योंकि वसुंधरा का भी अपना एक जनाधार था। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में हर बार किसी न किसी को नया मौका दिया जाना चाहिए। यही सवाल मैं मनोज आपसे पूछना चाह रही थी कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी गए हैं रैलियों में, लेकिन वसुंधरा राजे उनके साथ नजर नहीं आई, तो इस बार जो रणनीति है बीजेपी की वो वसुंधरा राजे को साथ लेकर चलने की नहीं है। क्या लगता है कि जो वसुंधरा राजे से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो महिला मतदाता हैं, उन पर किस तरह का असर इसको लेकर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो क्योंकि वो सूबे की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और क्योंकि बीजेपी का अगर हम एक ट्रेंड का, अगर एक सिस्टम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त भी कोई धरना प्रदर्शन या विरोध नहीं हुए, क्योंकि ये प्रजातंत्र का, एक लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन वसुंधरा राजे का एक अपना क्राइटेरिया हुआ करता था, उनकी एक फैन फॉलोइंग अलग हुआ करती थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे बीजेपी ने उन्हें पिछले 5 साल से, क्योंकि देखिए वसुंधरा राजे अच्छी मुख्यमंत्री साबित हो सकती है, लेकिन वसुंधरा राजे पिछले 5 साल से वो भी अनादर रही, क्योंकि वो हमेशा कभी इंडिया से बाहर रही या कभी जनता के बीच में नहीं गई। और चुनाव से ठीक 6 महीने पहले अगर वो जनता के बीच में आती है, क्योंकि देखिए वोटर जो है पढ़े लिखे वोटर हो गए, समझदार हो गए हैं, वो समझ सकते हैं इस चीज को कि हम किस नेता पे दाव खेल सकते हैं, कौन सा नेता हमारा भला कर सकता है। तो जो वसुंधरा की बिल्कुल मनोज, जिस तरह से हर बार बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लेकर चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हर बार, क्योंकि 2 बार सूबे की मुख्यमंत्री, क्योंकि ऐसा नहीं कांग्रेस में गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, तो उसको देखते हुए, क्योंकि इससे पहले भी 5 दिन पहले जब अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर आए, उन्होंने मैराथन दौड़ की और उन्होंने कहा साफ तौर पे कि आप लोगों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, क्योंकि वसुंधरा का जो खेमा है, उनके जो विधायक हैं वो उनकी टिकट की दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि अभी तक टिकटों का घोषणा नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो टिकट की दावेदारी पेश करेंगे। तो इसमें कोई तो बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ के अंदर में और जयपुर के अंदर में वसुंधरा राजे को अनदेखा किया, तो वो एक राजनीतिक हलकों में बहुत बड़ा संदेश देके गया है। लेकिन क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह का जयपुर दौरा, मैराथन दौड़ के बाद वसुंधरा को बुलाया गया, तो उसको भी देखा जाए तो वो भी एक अपने आप में मायने रखता है। लेकिन अगर हम पूरी राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात करें तो आज की तारीख के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने अंतर कलह से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, नेताओं को एकजुट कैसा किया जाए। जो पिछले 5 साल से कांग्रेस जूझ रही थी, वो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस के तमाम नेता एक हो गए हैं और क्षेत्रों में जाना स्टार्ट किया है कि कांग्रेस की लिस्ट कब भी आने वाली है। तो देखिए ले देके अगर हम बात करें पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की, तो आज वसुंधरा के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है, लेकिन क्योंकि वसुंधरा का जनाधार है तो उसको भी खोना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मनोज, चेहरे कई हैं लेकिन फिलहाल बीजेपी ये साफ नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला, एएसआई की ओर से कोर्ट में डाला गया प्रार्थना पत्र में सर्वे को 4 हफ्ते और बढ़ाने की मांग की गई है। एएसआई सर्वे मामले पर आज कोर्ट करेगा सुनवाई। मामले में आज मुस्लिम पक्ष आपत्ति जता सकता है। तो बड़ा अपडेट, जहां पत्र में सर्वे को 4 हफ्ते और बढ़ाने की सिफारिश की गई है। एएसआई सर्वे मामले पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। मामले में आज मुस्लिम पक्ष आपत्ति भी जता सकता है। तो बड़ा अपडेट ज्ञानवापी परिसर को लेकर एएसआई सर्वे से जुड़ा हुआ मामला, जहां एएसआई की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र डाला गया है और कहा गया है कि सर्वे को 4 हफ्ते और बढ़ाया जाए ताकि और ज्यादा समय सर्वे के लिए एएसआई को मिल सके। और इस मामले में मुस्लिम पक्ष जो है वो आपत्ति जता सकता है। तो कई महीनों से सर्वे
ज्ञानवापी परिसर में चल रहा है। ऐसे में लगातार कोर्ट में सुनवाई भी होती रही है बीच बीच में, लेकिन एएसआई की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है और एएसआई सर्वे के लिए 4 हफ्ते का समय मांग रही है। बड़ा अपडेट, जहां मामले में आज मुस्लिम पक्ष आपत्ति भी जता सकता है। कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला, जहां एएसआई की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र डाला गया है और सर्वे के लिए 4 हफ्ते का समय और मांगा गया है। एएसआई सर्वे मामले पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा और आज ये फैसला होगा कि कोर्ट सर्वे के लिए 4 हफ्ते का समय एएसआई को देता है या नहीं। हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वो इस पर आपत्ति जाहिर कर सकता है। तो वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से उत्तराखंड में दिसंबर महीने में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन, जोशीमठ, आपदा सहित राज्यों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और नवंबर में आपदा प्रबंधन पर आयोजित होने वाले 6ठे वैश्विक सम्मेलन में शामिल होने का अनुरोध भी किया। सीएम धामी ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन में निवेशकों को निमंत्रण देने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। बुधवार को सीएम धामी ने रोड शो भी किया। इस बीच धामी की उपस्थिति में बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर कई संस्थाओं से करीब 19 करोड़ रुपए के एएमयू पर हस्ताक्षर किए गए। तो तस्वीरें दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन पर मुलाकात में चर्चा हुई। बता दें कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। ऐसे में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो उत्तराखंड में होने वाली है दिसंबर महीने में, इस बात को लेकर चर्चा भी की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिक्किम में मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे बादल फटने की घटना में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 26 लोग घायल हैं। 102 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें सेना के 22 जवान शामिल हैं। पाक्योंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ताशी चौपेल ने सभी जवानों की मौत की आशंका जताई है। आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वैज्ञानिकों की आशंका है कि नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम की लोहंसक झील टूटी, उसका दायरा 1/3 रह गया। जब बादल फटा तो झील का दायरा कम होने से वो इतना पानी रोक नहीं पाई। इससे तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इसके बाद नदी से लगे इलाकों में पानी भर गया। नदी से लगे इलाकों में ही आर्मी कैंप था जो बाढ़ में बह गया और यहां खड़ी 41 गाड़ियां पानी में डूब गईं। बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे 10 भी बह गया। यह हाईवे सिक्किम को देश के बाकी राज्यों से जोड़ता है। सिक्किम में बादल फटने के बाद पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। आज 3:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। तो बड़ा अपडेट, जहां उत्तरकाशी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 बताई जा रही है। 3:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि इससे पहले भी नेपाल से लेकर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए थे और उत्तरकाशी में अब एक और भूकंप का झटका। आज 3:49 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, कुछ दिन पहले ही पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेपाल में इसका केंद्र बताया गया था और अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या अपडेट है?
विनीत। जी जी बिल्कुल, आपको बता दो उत्तरकाशी में आज रात 3:39 पर ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगभग देखा जाए तो उत्तरकाशी में लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं। मगर नेपाल की बात की जाए, जिस तरह से नेपाल में भूकंप के झटके आए हैं, मगर उत्तरकाशी में लगभग ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है और जिससे कि लोगों में खौफ बना हुआ है, क्योंकि लगभग 2-3 महीने से लगातार यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। साथ ही साथ 25 तारीख और फिर 4 तारीख को लगातार यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो अब भी लोगों में खौफ है और देर रात 3 बजे जब ये भूकंप का झटका आया तो लोगों के अंदर डर एक बार फिर से खुल के सामने आ गया। जी ठीक है विनीत, क्या किसी तरह का नुकसान इस भूकंप में देखने को मिला? जी बिल्कुल, जिस तरह से भूकंप लगभग उत्तरकाशी सेंट्रल जोन में भी है और हल्के भूकंप के झटके यहाँ नॉर्मली आते रहते हैं, मगर इससे जो कंट्रोल रूम, आपदा कंट्रोल रूम द्वारा पूरे क्षेत्र में इसकी आकलन किया गया, मगर किसी तरह की कोई जनहानि की और किसी तरह का नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ लगातार भूकंप के आने से लोगों में खौफ लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल विनीत, अगर बात की जाए कि लगातार देखा जा रहा है पिछले कुछ महीनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड का सुदूर क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप के झटके आने स्वाभाविक लगभग 91 में जब पहला भूकंप का झटका आया था तो इसमें काफी लोगों की इसमें मौत भी हुई थी और उसके बाद लगातार यहाँ पे हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, मगर अब तक क्लियर नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार किस वजहों से ये भूकंप के झटके आते हैं। और लगभग जो प्लेटों का गिरना लगातार जो भूविज्ञान टीम बताती है कि इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है वो जमीन से धंसना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि भूकंप के झटके आने की संभावना बनती है। जी बिल्कुल विनीत, इस भूकंप के बाद लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दो उत्तराखंड में लगभग भूकंप के जो झटके नॉर्मली आते रहते हैं, मगर जो लोगों की अब राय जो सामने आ रही है, क्योंकि जो टीमें लगातार इसमें सर्च कर रही है, कह रही है कि ये एक बड़ा झटका यहाँ पे आ सकता है 91 वाला, और जैसा कि नेपाल में जो भूकंप का एक बड़ा इसको वहाँ पे हुआ था, वही घटना इस बार उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी देखने को मिल सकती है। जी चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह के आवास पर छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप सांसद संजय सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार करके ले गए, उनके आवास से ले जाया गया। बता दें कि ईडी ने दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में एक्शन लिया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी के अधिकारियों ने तड़के सुबह छापेमारी की थी, जिसके बाद संजय सिंह के करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ संजय सिंह से की गई। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप कार्यकर्ता संजय सिंह के आवास के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं ईडी के इस एक्शन पर संजय सिंह की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। पूछताछ की गई, छानबीन की गई, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो वहीं उनका कहना है कि ईडी गिरफ्तारी का दबाव बना रही थी और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने संजय सिंह को कहा कि तुम एक बहादुर व्यक्ति हो, बहादुर पत्नी हो, इसीलिए तुम हिम्मत मत हारना। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी ने कहा, किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी है तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा तुम एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आपकी डबडबा रही है? नहीं, ये डबडबा नहीं रही है। ठीक है, अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।